हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल ए जो कर रहे थे उसका चैप्टर 6 यानी यूनिट 6 का पार्ट 1 करेंगे। इसमें हम लोग हैंडलिंग ऑफ कैश, कलेक्शन, क्लियरिंग इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे चेक ट्रंकेशन सिस्टम यानी सीटीएस। सीटीएस सिस्टम जो था ये आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि इंटर बैंक जो क्लियरेंस है चेक्स का, उसके लिए फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक्स का को ना इस्तेमाल किया जाए, बल्कि स्कैन कॉपी से ही काम हो जाए। इससे क्या हुआ कि चेक्स के जो इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस थी उन्हीं के बेसिस पेमेंट होने लगा। ठीक है, बेसिक शॉर्ट फॉर्म ये है इसका। सीटीएस इंट्रोड्यूस किया था 1 फरवरी 2008 को। और इसके पहले कौन सिस्टम यूज होता था एमआईसीआर बेस्ड। एमआईसीआर मतलब मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकग्निशन बेस्ड। ठीक है, सीटीएस मतलब चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो एमआईसीआर बेस्ड सिस्टम खत्म हो गया कब? सीटीएस सिस्टम आने के बाद। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सीटीएस के? बहुत सारे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जो भी बैंक क्लियरिंग में वो होंगे, वो क्या करेंगे, उनका क्लियरिंग हाउस होगा। ठीक है, जो बैंक्स इन्वॉल्व होंगे चेक की क्लियरिंग के लिए उनका क्लियरिंग हाउस होगा। जो ड्रॉयर या होल्डर होगा चेक का, वो ट्रंकेट नहीं कर सकता। ट्रंकेट का का मतलब क्या है? वर्बल मीनिंग एक तरीके से ट्रंकेट का मतलब होता है चेक की स्कैन कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक इमेज को इधर से उधर भेजना, ट्रंकेट करना। लेकिन ये काम सिर्फ और सिर्फ जो बैंक हैं वही कर सकते हैं जिनके क्लियरिंग हाउस हैं। ये नहीं कि कस्टमर ने खुद ही स्कैन करके बैंक भेज दिया कि भैया हमें पेमेंट कर दो, ऐसा नहीं। कस्टमर को फिजिकली चेक डिपॉजिट करना होगा, ये ले जाना होगा। इसी सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसमें जो टाइम ऑफ रियलाइजेशन था, मतलब पेमेंट आने में अब कम समय लगना, सबसे मेन फायदा ये हुआ। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। ठीक है, बवाल बैंकिंग क्लासेस। डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। तो इससे क्या क्या फायदे हुए सीटीएस से? पहली बात, इससे कस्टमर का एक्सपीरियंस एनहांस हुआ, कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर हो गया। ऑपरेशनल बेनिफिट में क्या हुआ? काम जो है वो तेजी से होने लगा, ज़्यादा एडवांस तरीके से होने लगा। कमर्शियल बेनिफिट कैसे हुआ कि एक्सपेंस कॉस्ट जो थी रिसोर्सेज की वो कम हुई, क्लरिकल वर्क भी कम हो गया, स्टेशनरी का यूसेज भी कम हो गया। भैया आपको जब फिजिकली चीज़ें मूव नहीं करनी है तो स्टेशनरी का भी यूज़ कम हो गया। और साथ ही साथ इसमें जो फ्रॉड प्रिवेंशन मैकेनिज्म थी उसको भी बल मिला है। मतलब एक सिक्योर मेथड था, इससे फ्रॉड्स भी कम हुए हैं। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक में सब कुछ सेंट्रलाइज्ड हो गया ना, इसलिए। अप्रोच टू सीटीएस, जो सीटीएस है वो बेसिकली ग्रिड बेसिस पे काम करता है। इंडिया में 3 ग्रिड्स हैं, नॉर्दर्न ग्रिड, वेस्टर्न ग्रिड एंड सदर्न ग्रिड। हर एक का सेपरेट क्लियरिंग हाउस है। जो भी चेक्स जिस भी सिटी की होती हैं, जिस सेंटर की होती हैं, वो उस ग्रिड के हिसाब से प्रेजेंट की जाती हैं रिस्पेक्टिव क्लियरिंग हाउस में, बैंक की सर्विस ब्रांच के द्वारा। हर एक बैंक की एक सर्विस ब्रांच होती है। वो सर्विस ब्रांच उन चेक्स को जो भी ग्रिड आ रहा हो, नॉर्दर्न या सदर्न या फिर वेस्टर्न, उसमें प्रेजेंट करते हैं। इसमें इस सिस्टम में 3 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहले होते हैं वो बैंक जिनके क्लियरिंग हाउसेस होते हैं, मतलब मेंबर बैंक ऑफ द क्लियरिंग हाउसेस। ठीक है, जो क्लियरिंग हाउस है उनके बैंक मेंबर बैंक। सब मेंबर बैंक का मतलब है जो कि मेंबर्स के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं। और इनडायरेक्ट मेंबर्स वो होते हैं जो कि डेटा और इमेजेस को मेंबर बैंक के थ्रू सबमिट करते हैं और बट अपना एक सेपरेट सेटलमेंट भी मेंटेन रखते हैं। ठीक है, ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट। स्टेप वाइज प्रोसीजर क्या होता है सीटीएस का? पहला स्टेप होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज जो चेक की होती है उसको कैप्चर किया जाता है। जब चेक कलेक्टिंग बैंक के पास आती है तब उसके लिए क्या यूज होता है? उसके लिए कैप्चर सिस्टम यूज होता है। स्टेप 2 में क्या होता है? ये जो प्रेजेंटिंग बैंक या कलेक्टिंग बैंक होता है ये इस डेटा को एक इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में क्लियरिंग हाउस के पास भेजता है। स्टेप 3 में क्या होता है? जो चेक रिलेटेड डेटा है ये ट्रांसमिट किया जाता है कलेक्टिंग बैंक से पेइंग बैंक के पास थ्रू क्लियरिंग हाउस इंटरफेस, जो एक तरह से गेटवे माना जाता है। ठीक है, ऐसे आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, पेमेंट गेटवे होता है, उस तरह ये भी एक तरह का गेटवे है जिसमें जो ये डेटा है, इनक्रिप्टेड डेटा था, इसको कलेक्टिंग बैंक से लेकर पेइंग बैंक तक भेजा जाता है थ्रू क्लियरिंग हाउस। स्टेप 4 में क्या होता है? जब ये डेटा जो कंसर्न पेइंग बैंक के पास भेज दिया जाता है उसके बाद ये जो पेइंग बैंक होता है उसको पूरी इमेज मिल जाती है, सारा डेटा मिल जाता है क्लियरिंग हाउस से, और फिर वो पेमेंट प्रोसेस कर देता है। ये स्टेप 5 और लास्ट स्टेप होता है। सीटीएस 2000 चेक के लिए कहा गया क्या क्या फीचर्स होते हैं। सीटीएस 2010 की जो चेक है, सीटीएस आपने देखा भी होगा, कहा भी जाता है कि सीटीएस 2010 से पहले की चेक्स आप लोग ना इस्तेमाल करें या ना कैश करें उनको। ये चेक्स बहुत इमेज फ्रेंडली हैं। दूसरी बात, इनमें इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर्स हैं। इसमें आईएफएससी कोड जनरली टॉप पे ही चेक लीफ के प्रिंट रहता है। क्वालिटी ऑफ पेपर इसमें अच्छी मेंटेन करी जाती है। इसमें बैंक का लोगो जो है वो भी इनविजिबल इंक में मेंशन रहता है। ठीक है, एक तरह से उसमें आपको दिखेगा नहीं लेकिन रहता है उसमें। ठीक है, सीटीएस पॉजिटिव पे सिस्टम का क्या मतलब है? ये एक प्रोसेस है इस तरह का जिससे कि जो बड़े वैल्यूज के चेक हैं उनको रिकन्फर्म किया जा सके कस्टमर से। ठीक है, तो जैसे जनरली बैंक में क्या करते हैं, कोई बड़ा चेक आया तो
कस्टमर को डायरेक्टली फ़ोन करके पूछ लेते हैं। उसी तरह से ये एक ऐसा सिस्टम भी है कि आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कस्टमर खुद ही आपको इन्फॉर्म कर देगा अगर कोई बड़ा पेमेंट वो करने वाला है या उसने कोई बड़ी चेक काटी है तो, ठीक है। उसको बोलते हैं पॉजिटिव पे सिस्टम। पॉजिटिव पे सिस्टम क्या होता है? ये एनपीसीआई या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया गया। इस सिस्टम के द्वारा जो भी व्यक्ति हाई वैल्यू चेक को सबमिट करता है, एक जिसमें जो उस चेक के जो भी एसेंशियल डिटेल्स होते हैं, मतलब किस डेट की चेक है, उसका बेनिफिशियरी कौन है, पे अमाउंट कितना है, ड्रॉई बैंक कौन सा है, ये सारी चीज़ें जो कस्टमर है वो बैंक को इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जैसे कि एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, इस माध्यम से बैंक को सूचित कर देता है। जिससे क्या होता है कि फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं और बैंक मेंटली प्रिपेयर रहता है कि अच्छा इतना पेमेंट होना है और जिस व्यक्ति का अकाउंट है उसी ने चेक काटी है, कोई फ्रॉड नहीं है। इस सिस्टम के लिए जो एक लिमिट होती है वो क्या लिमिट होती है? जनरली इसके लिए 50,000 और उससे ऊपर की लिमिट रखी गई है। हालांकि ये एक डिस्क्रिप्शन अकाउंट होल्डर का कि वो कि इसको यूज़ करे ना करे। हालांकि बैंक चाहें तो इस सिस्टम को, पॉजिटिव पे सिस्टम को मैंडेटरी भी कर सकते हैं 5 लाख और उससे ऊपर की चेक्स के लिए। अगर बैंक चाहे तो पॉजिटिव पे सिस्टम को मैंडेटरी भी किया जा सकता है। आरबीआई की क्या गाइडलाइंस हैं इंस्ट्रूमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए? जो भी चेक कलेक्शन पॉलिसीज़ हैं उसके मतलब बैंक जो आरबीआई है वो कहता है कि बैंक को अपनी चेक कलेक्शन पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, मतलब सीसीपी बनाना पड़ेगा। बैंक्स को ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी पड़ेंगी जिससे कि इमीडिएटली जो लोकल चेक्स हैं और जो आउटस्टेशन चेक्स हैं उनका इमीडिएट पेमेंट किया जा सके, मतलब उसमें डिले पेमेंट में ना हो। और ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होंगी कि यदि कोई डिले होता है तो बैंक उस डिले की वजह से जो भी कस्टमर को लॉस हुआ है उसको विद इंटरेस्ट उस पेमेंट को पे करेगा। हालांकि जनरली एसबी अकाउंट का पेमेंट इसमें एसबी इंटरेस्ट रेट इसमें पे किया जाता है। यदि कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाई नहीं किया गया है सीसीपी में, मतलब जो पॉलिसी बनाई गई है, चेक क्लियरिंग पॉलिसी बनाई गई है, उस चेक कलेक्शन पॉलिसी, अगर उसमें डिले संबंधित कोई भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड नहीं किया गया है तो उस केस में सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो करस्पॉन्डिंग पीरियड के लिए पे किया जाएगा। मतलब मान लीजिए आपने 1 महीना डिले कर दिया तो 1 महीने का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस अमाउंट पर, क्योंकि आपकी गलती ना, आपने पेमेंट नहीं किया बैंक ने, इसलिए। चेक इंस्ट्रूमेंट अगर कोई ट्रांजिट में खो जाए, मतलब जब मूवमेंट हो रहा है चेक्स का, तब यदि पेइंग बैंक की तरफ से, मतलब जब कलेक्टिंग बैंक से पेइंग बैंक चेक जा रहा है, अगर बीच में वो खो जाए चेक, तो उसका पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी? कलेक्टिंग बैंक के ऊपर जाएगी, अकाउंट होल्डर के ऊपर नहीं जाएगी। कलेक्टिंग बैंक को उसका नुकसान की भरपाई करनी होगी। कैश एंड इट्स कस्टडी। देखिए कैश हम सब लोग ब्रांच में यूज़ करते हैं आप लोग, लेकिन उसमें छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ध्यान में रखने वाली होती है, जैसे कि कैश और स्मॉल कॉइन का जो बैलेंस होगा वो स्ट्रांग रूम में जॉइंट कस्टडी में रखा जाएगा। हेड कैशियर और मैनेजर जो कि जिसकी दोनों की जॉइंट कस्टडी में रखा जाएगा। मैनेजर मतलब यहाँ पे इंचार्ज ऑफ कैश से भी है, मतलब मैनेजर से मतलब ब्रांच मैनेजर से मतलब नहीं है। यदि करेंसी चेस्ट कोई ब्रांच है तो फिर क्या होगा? तो फिर कैशियर की जगह उसमें 2 डेजिग्नेटेड ऑफिसर इंचार्ज होंगे, इसमें कैशियर इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें जॉइंट कस्टडी रहेगी। करेंसी चेस्ट है किसी ब्रांच में तो जॉइंट कस्टडी रहेगी 2 ऑफिसर्स की, उनके अंडर में कैश रखा जाएगा, ठीक है। कैश बैलेंस ऑफ द बैंक का क्या मतलब है? जो भी बैंक्स हैं उनको जो नोट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके चलना पड़ता है। पहला है इशूएबल नोट्स, दूसरा है सॉइल्ड, तीसरा है म्यूटिलेटेड। अब इशूएबल, सॉइल्ड और म्यूटिलेटेड क्या होता है ये मैं आपको बार बार नहीं बता रहा, यू कैन गो बैक एंड हैव अ लुक एट द चैनल, उसमें क्लियरली पूरा आरबीआई के सर्कुलर के हिसाब से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। शॉर्टेज और एक्सेस इन कैश के केस में क्या करते हैं? देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ जो कि प्रिंसिपल्स हैं, प्रैक्टिसेस आप जो करते हैं वो आपकी इच्छा है। कोई भी शॉर्टेज अगर बैंक में कैश में शाम को होती है तो उस केस में सेम डे रिकवर करना है, कैशियर या कैश ऑफिसर है उससे ये पेमेंट रिकवर करना है। और यदि वो मान लीजिए अमाउंट ज़्यादा है और वो शॉर्टेज नहीं पूरी कर पा रहा है, जो कैशियर है, हेड कैशियर है, कैश ऑफिसर है, वो अगर शॉर्टेज नहीं पूरी कर पा रहा है तो उस पैसे को सस्पेंस अकाउंट से डेबिट करना है और जिस वाउचर से डेबिट करना है उसके पीछे उस रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की, जिसकी वजह से, जो उस दिन कैश का जिम्मेदार था, जिसकी वजह से कैश शॉर्ट हुआ है, जिसकी कस्टडी में कैश था उस दिन बांटते वक्त, उसके पीछे साइन भी लेने हैं कि बाद में रिकवरी उसी से करवानी है, ठीक है। टेम्परेरी बेसिस पे सस्पेंस अकाउंट से निकाल लेना है। यदि कैश एक्स्ट्रा हो जाता है तो सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट में उसी दिन कैश वो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट जमा कर देना है, ये कहा गया है। इसके अलावा इंश्योरेंस के लिए कहा गया है कि कोई भी कैश रेमिटेंस अगर किया जाएगा, जो भी कैश रेमिटेंस अगर ट्रांजिट में किया जाता है तो उसको क्या होता है, ब्लैंकेट इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया जाता है। मतलब जब कैश आपका हेड ऑफिस से या सर्विस ब्रांच से या करेंसी चेस्ट ब्रांच से दूसरी ब्रांच से भेजा जा रहा है तो रास्ते में कोई हादसा भी हो सकता है, तो उस हादसे से प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक लेता है जिसके थ्रू सारा अमाउंट कवर रहता है, कोई भी लॉस होगा तो इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर होता है। लेकिन ये भी कहा गया है कि इसीलिए ये भी कहा जाता है कि बैंक में जो
जो लिमिट है ना, कैश लिमिट होती है ना, कैश कितनी आप रख सकते हैं, उस लिमिट से ऊपर इसीलिए रखने को, इन केस है कोई डकैती हो जाए, कोई चोरी हो जाए, कोई बलगरी हो जाए, तो उस केस में सिर्फ उतना ही अमाउंट बैंक को मिलेगा जितना कि उसकी लिमिट है वहाँ पे रखने की। ये नहीं कि आपने 50 लाख रखा, मान ली लिमिट 15 लाख है तो 15 लाख ही मिलेगा आपको। कस्टडी ऑफ कीज के लिए कहा गया है कि की रजिस्टर मेंटेन करना है जिसमें ओरिजिनल डुप्लीकेट सभी कीज के डिटेल्स रहेंगे, सबके नंबर रहेंगे, और कौन सी की किसके अंडर में है, कैशियर या क्लर्क या फिर ऑफिसर, वो चीज़ में मेंशन रहेगी। अगर इन केस कोई भी प्रीवियस अनऑथराइज पर्सन ने प्रीवियसली आपकी सेफ्स को हैंडल किया है या एक्सेस किया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन सारे सेफ्स के लॉकर्स या लीवर्स चेंज करवा दीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट की मतलब कैश काउंटर संबंधित सेफ या लॉकर, स्ट्रॉन्ग रूम, इनसे संबंधित कोई भी चाबी में कोई भी लॉक चेंज करवाना है, लॉकर करवाना है, कोई भी काम करना है, तो उसके लिए आपको हेड ऑफिस से प्रायर परमिशन लेनी होती है, ठीक है। और ये जब भी ऐसे लीवर चेंज करने, लॉक चेंज करने का काम हो, तो जनरली कहा जाता है कि वो चीज़ की रजिस्टर में लॉक भी करनी है और साथ ही साथ वो मैनेजर की नॉलेज में भी होना चाहिए, मतलब उसके सामने चीज़ होनी चाहिए, उसके लिए जिम्मेदार वही होगा, ठीक है। जो डुप्लीकेट की का बॉक्स होगा उसको किसी दूसरी कस्टडी, किसी दूसरी ब्रांच या दूसरे बैंक की आसपास की जो होती है उसकी कस्टडी में रखा जाता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी उसको निकाल सके, और टाइम टू टाइम उसको हर एक साल में एक बार बदला भी जाता है। ये भी मैनेजर और कैशियर की सुपरवाइजिंग ऑफिशियल इसके होंगे और वही इसके लिए जिम्मेदार भी होंगे। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and give us a genuine feedback. Thank you so much for your valuable time.